आप सभी को राधे राधे। आज हम लोग फिजिक्स का टॉपिक तरंग का PYQ करेंगे। आज का पहला सवाल है, कहता है कि कौन सी यांत्रिकी तरंग है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ध्वनि तरंग। अगला सवाल है 2 नंबर, कहता है कि अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ध्वनि तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग कौन होता है? ध्वनि तरंग होता है। और अनुप्रस्थ कौन होता है? तो प्रकाश तरंग होता है। देखिए अगला सवाल है 3 नंबर, कहता है वायु में ध्वनि तरंग होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुदैर्ध्य। अगला सवाल है 4 नंबर, कहता है कि ध्वनि तरंग के दो क्रमागत संपीड़नों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तरंग दैर्ध्य। अगला सवाल है 5 नंबर, कहता है कि एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंग उत्पन्न होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अपरागामी एवं अनुप्रस्थ। अगला सवाल है 6 नंबर, कहता है कि दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आयन मंडल से। अगला सवाल है 7 नंबर, कहता है बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परावर्तित किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयनोस्फीयर द्वारा। अगला सवाल है 8 नंबर, कहता है कि ध्वनि तरंगों के विक्षेपण यानी डिफ्लेक्शन के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आयन मंडल। अगला सवाल है 9 नंबर, कहता है पारा उच्च आवृत्ति की तरंगें साधारणतः संचालित की जाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतरिक्ष तरंगों के रूप में। अगला सवाल है 10 नंबर, कहता है कि कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग निर्वात में नहीं चल सकती है। अगला सवाल है 11 नंबर, कथन और कारण दिया हुआ है। कथन में दिया है कि रेडियो तरंगें चुंबकीय क्षेत्र में बंकित हो जाती है। और आर में दिया हुआ है कि रेडियो तरंग की प्रकृति विद्युत चुंबकीय है। तो रेडियो तरंग की प्रकृति विद्युत चुंबकीय होता है। तो आर सही है, यानी कारण सही दिया हुआ है और कथन गलत दिया हुआ है। आंसर हो जाएगा इसमें ये पहला जो है वो गलत हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। इसका डिस्कशन देख सकते हैं। यहाँ दिया हुआ है कि पहला गलत है और कारण सही है, क्योंकि रेडियो तरंगे विद्युत चुंबकीय की प्रकृति की होती है, अतः वे सामान्यतः चुंबकीय एवं वैद्युत क्षेत्रों से अप्रभावित रहती है। अगला सवाल है 12 नंबर, कहता है कॉस्मिक किरणें हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आवेशित कण। अगला सवाल है 13 नंबर, कहता है कि कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला में कह रहा है कि वे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। तो कॉस्मिक किरणें जो है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होती है, पहला ही गलत है। क्योंकि ये जो कॉस्मिक किरणें है यह अंतरिक्ष में पाया जाता है और अंतरिक्ष में यह बहुत ही अधिक ऊर्जा को अवशोषित करके रखती है। आप यहाँ डिटेल में भी देख सकते हैं। कॉस्मिक किरणें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है। ये उच्च ऊर्जा के आवेशित कण है जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से गमन करती है। तो ये 13 नंबर सवाल में पहला गलत है। दूसरा क्या लिखा है? दूसरा ये पहला गलत ही पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। उसके बाद लिखा है कि उसकी तरंगदैर्ध्य बहुत छोटी होती है। तो हाँ, कॉस्मिक किरणें की तरंगदैर्ध्य बहुत छोटी होती है। ये बहुत अधिक ऊर्जा वाले आवेशित कण से बनी होती है। ऑप्शन डी में लिखा है कि वे सूर्य से उत्पन्न होती है। तो कॉस्मिक किरणें सूर्य से उत्पन्न होती है, तो ये भी सही है। तो कौन गलत था? ए गलत था। अगला सवाल है
14 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से किसके लिए माध्यम आवश्यक नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विकिरण। अगला सवाल है 15 नंबर कहता है कि कौन सा अल्बिडो से संबंधित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वापसी की शक्ति। अगला सवाल है 16 नंबर कहता है कि क्या कहता है कि पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा तप्त होती है यानी गर्म होती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण। सूर्य की किरण पृथ्वी पर लघु तरंग के रूप में आती है और दीर्घ तरंग के रूप में वापस होती है। अगला सवाल है 17 नंबर कहता है कि वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण। अगला सवाल है 18 नंबर कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही कथनों को चुनें। अगला कथन में दिया हुआ है कि पृथ्वी की सतह पराबैंगनी विकिरणों के रूप में ऊष्मा को पुनः उत्सर्जित करती है। तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा में है नहीं, पहला सही नहीं होगा। क्या कह रहा है कि पृथ्वी के सतह पराबैंगनी विकिरणों के रूप में ऊष्मा को पुनर्उत्सर्जित करता है। तो ऑप्शन पहला गलत हो जाएगा। दूसरा दिया है कि बादल और गैस आने वाले सौर विकिरण का लगभग एक चौथाई को प्रतिबिंबित करता है। तो ऑप्शन 2 सही है। तो आंसर हो जाएगा बी 2 सही है, पहला गलत हो जाएगा। अगला सवाल है 19 नंबर कहता है कि दो उत्तरोत्तर श्रृंग यानी सक्सेसिव क्रेस्ट अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। करा कि दो उत्तरोत्तर यानी श्रृंग और गर्त के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। तो तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। अगला सवाल है 20 नंबर कहता है विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अच्छा, इसे हम 3 गुने इसको क्या कह सकते हैं, किलोमीटर में बदलेंगे तो हो जाएगा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड भी कह सकते हैं। अगला 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड अगर किलोमीटर में बदलेंगे तो। अगला सवाल हो जाएगा 21 नंबर कहता है कि निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पराध्वनिक तरंगे। सुपरसोनिक वेव विद्युत चुंबकीय तरंग की एग्जाम्पल नहीं है। और एक्स किरणें, गामा किरणें, एक्सरे, गामा रे और पराबैंगनी किरणें ये सभी विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। इसका आप डिटेल भी देख सकते हैं। कह रहा है कि ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति क्या है, श्रवणीय रेंज यानी ऑडिबल रेंज की उच्च सीमा से अधिक है अर्थात 20 किलोहर्ट्ज से अधिक होती है, इसे अल्ट्रासोनिक या सुपरसोनिक तरंग कहते हैं। गामा किरणें, एक्स किरणें और पराबैंगनी किरणें तीनों ही विद्युत चुंबकीय तरंगों की श्रेणी में आते हैं। अगला सवाल है 22 नंबर कहता है कि किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रेडियो तरंगे की। रेडियो तरंग की खोज किसने किया था। रेडियो तरंग की खोज मार्कोनी ने किया था। एक्स किरण की खोज किसने किया था। रोएंटजेन ने किया था। और इंफ्रारेड का खोज किसने किया था। इंफ्रारेड अच्छा रेडियो दिवस कब मनाया जाता है। 13 फरवरी को रेडियो दिवस मनाया जाता है। एक्स किरणें का यूज किस चीज़ में है। तो एक्स किरणें का यूज हम लोग एक्सरे में किया जाता है, जो हड्डी में दरार को मतलब हड्डी के दरार के बारे में बताता है। तो एक्सरे का यूज हो गया। हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन डी यानी रेडियो तरंगे।
इसका आप डिटेल भी देख सकते हैं। कहता है विद्युत चुंबकीय तरंगे स्पेक्ट्रम में शामिल विभिन्न किरणों के तरंगदैर्ध्य के संदर्भ में आरोही क्रम में व्यवस्थित। सबसे ज़्यादा रेडियो तरंग का होता है, उसके बाद माइक्रोवेव का होता है, और उसके बाद है ये अवरक्त किरण, उसके बाद दृश्य प्रकाश, उसके बाद है परावैंगिक किरण, और उसके बाद है एक्सरे, उसके बाद है गामा किरण। यह तरंग दैर्ध्य के घटते क्रम में सजाया हुआ है। तो क्या करा है, इससे स्पष्ट होता है कि रेडियो तरंग की तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक तथा गामा के तरंगों की तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होती है। तो ये था आज इतना ही करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में अगला वीडियो में क्वेश्चन नंबर 23 से शुरू करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।